यूपीएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। कैसे बने आईएएस? आईएएस की कहानी उन्हीं की जुबानी। आइए जानते हैं मिस्टर सौरभ स्वामी से। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप आईएएस बने तो आपको कैसा लगा? नहीं, आईएएस बन के तो जो लाइफ का जो एक ड्रीम था कि हाँ एक ऐसी पोजीशन पे जाए जहाँ पे पब्लिक की सर्विस भी कर सकें और साथ ही साथ खुद को एक सेटिस्फेक्शन मिल सके, तो वो जो एहसास होता है तो वो सबसे पहले वो एहसास हुआ। साथ ही साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी अब तो और ज़्यादा समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब 5 साल हो गए हैं सर्विस के अंदर, तो इसलिए बहुत अच्छा अनुभव हुआ था उस समय में। सर, आपका जन्म स्थान मतलब आपकी बर्थ प्लेस क्या है? वो चरखी दादरी है, हरियाणा में। और आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से करी? वहीं से ही चरखी दादरी के अंदर ही मैंने 12th तक वहीं से ही स्कूल में पढ़ा मैं। और ग्रेजुएशन फिर मेरी भारतीय विद्यापीठ है न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ से बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन। सर, आपके मन में आईएएस में जाने का ख्याल कैसे आया? आईएएस में जाने का ख्याल तब आया जब मैं मेरी जॉब लगी थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं था तो इस वजह से उस पीएसयू में, तो मैं बेंगलोर में था, तो उस समय पे क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट्स करते थे डीआरडीओ के साथ, तो वहाँ पे जो मेरे साइंटिस्ट थे, जो दोस्त थे, तो उनमें से 1-2 का सिलेक्शन हुआ था। तो जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने समझाया, बताया कि हाँ ये भी एक फील्ड है, और जब उस फील्ड के बारे में मैंने जाना और आईएएस के बारे में जाना, सुना तो बहुत था, लेकिन जब पता चला कि हाँ हम भी उसको इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि गांव में जब छोटे होते हैं तो उनको कोई भी मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो हमारे जब टाइम था तो उस समय पे यही था कि इंजीनियरिंग कर लेंगे या डॉक्टर कर लेंगे या फिर तीसरी चीज़ कर लेंगे, तो वो जो मार्गदर्शन जैसे ही मिलता है किसी को, तो अपने आप ही जो डेस्टिनी है वो उसको एक डायरेक्शन में लेके जाती है। शायद यही मेरे साथ भी हुआ। सर, जैसे हम सबकी कोई ना कोई एडमिरेशन होती है, किसी ना किसी से प्रेरणा मिलती है, तो आपको एडमिरेशन किससे मिली? मेरी प्रेरणा मेरे पिताजी थे। वो हमेशा से ये चाहते थे कि मतलब शुरुआत में गांव में ये चीज़ होती है कि हाँ एक लाल बत्ती आएगी, एक वो आएगी, तो ये जो क्रेज़ होता है वो तो मेरे से ज़्यादा तो मेरे पिताजी को था। तो वो हमेशा ये कहते रहते कि बेटा तुम जो है सिविल सर्विसेज में आओ। तो सबसे बड़े मेरा कारण भी वही था कि मैंने इनफैक्ट जो पहले अपना एग्ज़ाम दिया वो उसी की वजह से दिया था, पिताजी की वजह से। जैसे हम सब जानते हैं कि आईएएस बनना बहुत ही टफ चीज़ है, मतलब बहुत एग्जाम्स बहुत हार्ड होते हैं, तो आपने इसकी तैयारी किस बेसिस पे कैसे करी? टाइम मैनेजमेंट, कंटिन्यूएशन? नहीं, इसमें मेरा केवल इतना ही कहना है कि हमें तैयारी हार्ड वर्क में भी कर सकते हैं या फिर स्मार्ट वर्क से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है सारी चीज़ें इस प्रकार से ही करनी है कि हम अपने आप के ऊपर प्रेशर पे प्रेशर बनाए जा रहे हैं। अगर मैं सिलेबस देखूं और सिलेबस के आधार पे तैयारी करूं तो आईएएस की तैयारी बहुत ही अच्छे से और प्लान्ड वे से टाइम टेबल के मुताबिक की जा सकती है। तो फिर भी मतलब जैसे आईएएस की तैयारी होती है, काफ़ी टफ होती है, तो ऐसा कुछ टिप्स या ट्रिक्स हमारे यूथ के लिए कि इस वे में? टिप्स और ट्रिक्स में तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें इस पेपर को डिवाइड करना पड़ेगा सेक्शंस के अंदर। अगर मैं प्री की बात कर रहा हूँ तो मैं केवल प्री में ही जाऊँगा। उसके अंदर भी अगर मैं सीसैट की बात कर रहा हूँ या फिर मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, तो जीएस के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मेरे को पढ़ने हैं। मतलब अपने घर पे लाइब्रेरी बनाने से आईएएस क्लियर नहीं होगा। जो एक किताब मेरे को जो मिली है, जो कि मेरी मेन किताब है, अगर मैं उसको 10 से 20 बार पढ़ूंगा, उसके इंटरनल पॉइंट्स पढ़ूंगा और उसके ऊपर नोट्स बनाऊंगा, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर मैं 10 किताबें पढ़ूंगा जिसमें रेफरेंस किताब भी हो, चाहे वो एमएड लेवल की हो या और आगे लेवल की हो, तो इसलिए एक बेसिक किताब पढ़ो और उसको बहुत अच्छा करो। प्लस अपने जो करंट अफेयर्स हैं उनके अंदर हम ये सोचते हैं कि हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिए तो इसका मतलब हमारी आज की प्रिपरेशन पूरी है। नहीं, करंट अफेयर्स के साथ साथ हमें उसकी जो लिंकेजेस हैं, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि हर चीज़ के ऊपर पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली पेपर में आपसे करंट अफेयर में ये नहीं पूछेगा कि उस तारीख को उस देश के अंदर क्या हुआ, वो ये कभी नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे कि जो इम्पैक्ट हुआ उसकी वजह से हमारे ऊपर या देश के ऊपर या पर्टिकुलर सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो आपकी सोच की टेस्ट करते हैं मेंस के अंदर। वो चीज़ अपनी बनानी बहुत ज़रूरी है। ऐसी कोई बुक जो आप रेफर करना चाहेंगे? नहीं, बुक्स तो बहुत हैं, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर भी। सबसे पहले मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि अपने ऑप्शनल का सिलेक्शन अगर आपका बढ़िया है तो आपका 10 से 20% काम आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है। और ऑप्शनल का सिलेक्शन हमें नॉर्मली जो जिस बेसिस पे करते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा पोर्शन मेरा मेंस में या प्री में कवर हो रहा है, तो मैं वही देखता हूँ कि वो मेरा होना चाहिए। वो भी एक क्राइटेरिया, लेकिन सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि जो मेरी बैकग्राउंड है पढ़ाई की और जो मेरा मेंटल कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना।
मान लीजिए अगर मैं जो जिसे कहते हैं रट्टाफिकेशन या उस चीज़ के अंदर अगर मैं माहिर हूँ तो आई कैन चूज सम अदर सब्जेक्ट। लेकिन अगर मेरे से वो होता ही नहीं है और मैं लॉजिकल कुछ उसमें जाना चाहता हूँ तो आई में चूज मैथ्स, आई में चूज ज्योग्राफी, उस तरह की चीज़ें। तो अपने हिसाब से ऑप्शनल चुनना और वो भी सिलेबस देख के चुनना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेंस के अंदर जो एक और जो आप टिप्स की बात कर रहे थे तो मैं वो बताना चाहूँगा, वो है आंसर राइटिंग के अंदर कि आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से। मतलब अगर मेरा जीएस पेपर 1 का पेपर है जिसमें मेरी हिस्ट्री या ज्योग्राफी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उस चीज़ को मैं पेपर 3 के अंदर या पेपर 4 इथिक्स में भी मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इस जो कनेक्शन होगा उसी से ही मेरे आंसर्स के अंदर निखार आएगा कि मैं जीएस पेपर 3 में भी मैप्स बना सकता हूँ, क्या मैं पॉलिटी में मैप्स बना सकता हूँ, या मैं उसके अंदर कुछ जो कोट है जो कि इथिक्स का कोट क्या मैं पेपर 1 में यूज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल करें, क्योंकि वो ही एक अलगपन है जो कि एग्जामिनर भी देखेगा और उसको देख के और आपका आंसर पूरा पढ़ेगा। अगर एग्जामिनर को आपने इतना इंटरेस्टेड कर दिया कि वो आपका आंसर पूरा पढ़ रहा है तो इसका मतलब आपके अच्छे नंबर आएंगे। सर, इंटरव्यू के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि इंटरव्यूज बहुत टफ होते हैं। नहीं, इंटरव्यूज़ के बारे में मैं यही बताना चाहूँगा कि चाहे वो आईएएस का इंटरव्यू हो, चाहे वो ज़िंदगी में कोई भी इंटरव्यू हो, उसके अंदर दे विल नॉट टेस्ट योर नॉलेज, दे विल ट्राई टू एसेस योर पर्सनैलिटी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। क्योंकि नॉलेज आप ऑलरेडी प्री और मेंस के अंदर क्लियर करके उनको बता चुके हो कि दैट यू हैव नॉलेज। और पर्सनैलिटी के अंदर भी उनको 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले है आपका ट्रूथफुलनेस, वो आप कितना सच्चाई बोल रहे हो, वो आपकी हॉबीज से वो पता लगाएंगे, आपके जो बाकी चीज़ें जो आपने डैफ में लिखी है उससे पता लगाएंगे। सेकंड है एम्पैथी, कि एम्पैथी मतलब कि आप अगर आपको एट ए पोजीशन ऑफ पावर रख दिया जाएगा तो आप जनरल पब्लिक से, आप बाकी लोगों से उनको कैसे ट्रीट करोगे, क्या आप नशे में चूर तो नहीं हो जाओगे, है ना। और थर्ड चीज़ है कि आप कितना फील्ड के अंदर काम कर सकते हो और वो उसकी आपकी जो स्ट्रेंथ है बेसिकली उस चीज़ को टेस्ट किया जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं, क्योंकि जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो नॉलेज के थ्रू पाई जा सकती है, लेकिन ये जो 3-4 चीज़ें जिसे हम कहते हैं ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये चीज़ें वो चेक करते हैं। सर, जैसे जो गांव के बच्चे होते हैं उन्हें एजुकेशन की इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती और पहले के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मैं 12th तक मैं भी गांव में पढ़ा हूँ। हालांकि अभी ज़िला डिक्लेयर हुआ है चरखी दादरी, लेकिन उससे पहले मैं गांव में, वो एक तरह से गांव था तो वहीं पे ही हम पढ़े थे। तो बेसिकली इसमें यही है कि आपकी जो तैयारी है वो आपको खुद ही करनी है। और एनसीईआरटी का ऐसा नहीं है कि गांव के अंदर कोई अलग किताब जा रही है या शहर के अंदर कोई किताब अलग जा रही है। सिलेबस उसका सेम है, किताबें उसकी सेम है, रेफरेंस बुक उसकी सेम है, पढ़ाई आपको खुद करनी है। और इसकी पढ़ाई के बारे में ये उसका लेवल कितना रखना है वो चीज़ आप पे डिपेंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो जितना मेरे जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं बैचलर डिग्री तक के लिए मैं तैयार करूं और जो मेरा ऑप्शनल है अगर मैं उसको मास्टर्स के लिए तैयार करूं, अगर मैं इतना श्योर हूं अपने सब्जेक्ट्स को लेके तो आपको आईएएस बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो और वो सारी तैयारी या तो आप कोचिंग की मदद से लेंगे या फिर आप खुद पढ़ के लेंगे, दोनों ही माध्यम है और दोनों ही माध्यम सक्सेसफुल है। लेकिन जो बच्चे की जो अंदर की लगन है, अगर उसके अंदर वो लगन है तो वो हर चीज़ को अचीव कर सकता है। सर, जैसा कि आपने बताया गांव के बच्चों को भी उतना ही है, तो जो इंग्लिश है अगर अपन उसे हाईलाइट करें तो गांव के बच्चों में इंग्लिश का वो पावर नहीं होता, तो इंग्लिश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और मतलब हम कितना भी कहें कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन है या वो है, लेकिन सच्चाई मेरी नज़र में यही है कि अगर आप जो है मल्टीलिंगुअल नहीं है, अगर आप हिंदी के साथ साथ अगर अंग्रेज़ी में भी वार्तालाप नहीं कर रहे हैं तो उससे जो इम्पैक्ट आएगा वो उस इंटरव्यू या उस तक ही सीमित नहीं होगा, वो आगे आपकी पूरी लाइफ तक रहेगा। तो इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है कि अगर एक गांव का लड़का है तो वह अंग्रेज़ी नहीं सीख सकता, उसको भी सीखना चाहिए। अंग्रेज़ी आज के समय पे खुद से भी हम सीख सकते हैं। और तभी राजस्थान की सरकार, हालांकि अब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ तो कहना चाहूँगा कि दैट हमने अभी 250 महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले हैं वो इसीलिए ही खोले हैं कि ताकि जो मेरे गाँव के बच्चे हैं जो कि आज तक हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे सरकारी स्कूल के अंदर, अब वो भी इंग्लिश मीडियम में आ सकें। तो वो भी एक रियलाइज़ कराता है कि हाँ, इंग्लिश अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। इस चीज़ में कोई हर्ज नहीं है कि हम जो है मल्टीलिंगुअल बने, है ना, क्योंकि हम अपने स्किल्स के अंदर ही इजाफा कर रहे हैं।
तो वो चीज़ करना आवश्यक है और वो खुद से भी की जा सकती है। उस चीज़ के अंदर आज के समय पे इतने ऐप्स मौजूद हैं, आज के समय पे यूट्यूब के ऊपर कोर्सेज मौजूद हैं जो कि सारे फ्री हैं, जिसके थ्रू हम इंग्लिश बड़े आसानी से सीख सकते हैं। सर जैसे अभी कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, तो अभी आधे से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है। जिन लोगों ने आईएएस का ड्रीम भी सोचा था, उन लोगों में भी वो कंसिस्टेंसी खो चुकी है। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग अपनी तैयारी पे कैसे वापस आएंगे? ये चीज़ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका जवाब केवल इतना ही है कि कंपटीशन एग्ज़ाम जो है ना, वो एक 3 इडियट्स का डायलॉग में था, एक रेस है और हमें 100% नहीं लेके आने, टॉपर के भी 100% नहीं होते। हमें केवल ये करना है कि हम और बच्चों से अच्छा करें, और इसको तो हमें इनफैक्ट आपदा में एक अवसर बनाना चाहिए कि हमें अगर ये लग रहा है कि बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे तो हमें दुगना पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो कंपटीशन आसान हो रहा है। तो इस चीज़ को तो अगर वो इस नज़रिए से लेके चलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक लेके चलेंगे, तो इसके अंदर तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगेन टाइम टेबल ऑलवेज मैटर्स, कि आपका जो टाइम टेबल है आप उस हिसाब से पढ़ाई करें। अगर उस चीज़ के ऊपर आप स्टिक करते हैं और इसको आपदा में अवसर लेके अगर पढ़ाई करते हैं, तो ये तो बड़े आसानी से वो इस समय पे आईएएस क्लियर कर सकते हैं, जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि। तो सर आप हमारी यूथ को क्या कहना चाहेंगे? यूथ को मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो है अपने तैयारी के समय पे फोकस कभी भी मत खोना। हमेशा जो आपके माँ बाप का सपना है, जो आपके सोसाइटी का सपना है, उसको हमेशा याद रखना। प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन तैयारी के ऊपर जितना आपका फोकस रहेगा, एक ड्रीम रहेगा कि हाँ मेरे को वो करना है। प्लान बी की काफ़ी लोग बात करते हैं कि हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कभी भी इसको एक पंचवर्षीय योजना हमें नहीं बना के चलना चाहिए, जो कि काफ़ी यूथ बनाते हैं कि पहले साल में जाके सिलेबस चेक करूँगा, दूसरे साल में जाके जो है ये देखूँगा कि भाई प्री कैसे दिया जाता है, तीसरे साल में कोचिंग करूँगा, चौथे साल में अटैम्प्ट दूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट अटैम्प्ट शुड बी योर लास्ट अटैम्प्ट, अनलेस कि एक और आप मौका देना चाहते हो, क्योंकि केवल जिंदगी केवल आईएएस ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। जैसे मेरा पहला अटैम्प्ट था, भगवान की दया कि मेरा जो पहले अटैम्प्ट में ही क्लियर हुआ, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ के अंदर कि अपने को सारी ज़िंदगी इस पेपर के पीछे नहीं लगानी चाहिए। निकलना बहुत मुश्किल है, इट इज़ एन एडिक्शन कि अब की बार नहीं हुआ, शायद अगली बार हो जाए, शायद अगली बार हो जाए। निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैक्सिमम 2 अटैम्प्ट या 3 अटैम्प्ट, इसके बाद खुद को जुदा करके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, वो एक बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू एक्सेप्ट आवर रिजेक्शंस एज वेल, जो कि आज के यूथ में थोड़ा कम है। तो यूथ को यही मैसेज है कि जो है फेलियर इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर जर्नी। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। शायद आईएएस आपके लिए नहीं था, कुछ और हो। थैंक यू। तो ये था हमारा स्पेशल शो कैसे बने आईएएस। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।